हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है, जहां से डेली ऑफलाइन क्लासेस 7 से 2 बजे तक चलती हैं और लगातार जो सिलेक्शन का दौर है वो जारी है। इस बार भी SSC GD में बढ़िया रिजल्ट देने की तैयारी, जिसके लिए 12 से 2 हम लोग प्रैक्टिस बैच लगातार कर रहे हैं, जिसमें 4 सेट डेली लगाते हैं। और यूट्यूब पे भी जो बच्चे हमारे पहले से पढ़े हुए हैं और जो बच्चे दूर से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस बैच हम लगातार क्लास ले रहे हैं। प्रैक्टिस बैच के लिए रोज एक मैथ और एक रीजनिंग का, जिसमें से रीजनिंग का ये आपका 7वां क्लास है, 7वां प्रैक्टिस बैच है। तो आइए पहले सवाल को लगाया जाए, कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। यहाँ पे आपको 152 आपको कवर लिखा है 3 बार और 148 लिखा है 3 बार, और ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो आपको बताए थे पिछले भी क्लास में, इसका एक फार्मूला होता है कि a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस b और ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, ये होता है। तो ऊपर हमको दिख रहा है कि a³ b³ को फॉर्म है। ऊपर जो दिख रहा है ये वाला को अगर हम करेंगे तो ये a है, ये a है, ये a है, तो ये a³ हो गया। और ये अगर b मानते हैं तो ये b है, ये b है, ये है, तो ये b³ हो गया। तो a³ प्लस b³ को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस वाले को हम ये लिख लेंगे अपान में, अपान मतलब बटा में हमको ये दिया हुआ है a² ही तो है इधर वाला, ये a², और ये क्या है b² और वो माइनस ab ही ना है। इसका मतलब ये नीचे इस फॉर्म में लिखा है तो ऊपर वाले से नीचे वाला ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास बस a प्लस b। ए हमने माना था 152 को और बी माना था 148 को। इसी का सम जो है वो हमारा आंसर है। तो इसका सम कितना आ जाएगा 300, जोड़ेंगे तो 150, 150, 300 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है 2 नंबर। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है। ये a³ हो गया और वो b³ हो गया, ये a² प्लस b² माइनस ab। a³ b³ को जब ओपन करते हैं तो ऐसा होता है, और नीचे ये फॉर्म में बना हुआ है, इससे कट गया तो a प्लस b आ गया और ये 300 के बराबर हो गया। तो पहला आंसर आपका 300 हो गया। क्लियर होगा बढ़िया से एकदम, इसमें कुछ नहीं है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। मतलब कि जो LCM है वो HCF का 15 गुना है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग दिया हुआ है 480। यदि एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। थोड़ा सा ढंग का सवाल। तो देखिए, जो LCM है, LCM बोल रहा है कि जो HCF है उसका क गुना है, उसका 15 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। नीचे एक बात बोल रहा है कि अगर आप LCM प्लस HCF करेंगे, LCM प्लस HCF करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 480 आएगा। तो LCM और HCF का जोड़ 480 आएगा यदि एक संख्या 50 है। अब वो बाद में करेंगे हम लोग, पहले ये जाने कि LCM के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 HCF। तो LCM की जगह पे लिखेंगे 15 HCF, अब प्लस में HCF दिया हुआ है बगल में, अब बराबर 480 हो गया। तो 15 और 1 कितना हो गया 16। तो HCF का जो मान निकलेगा, ये 15 और 1 16 हुआ है, इस 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो 480 बटा कितना हो जाएगा 16। तो 16 3 48, तो हमको HCF मिल गया। HCF कितना मिल गया 30। बात क्लियर है भाई। जब HCF 30 मिल गया तो इसका मतलब LCM भी मिल गया। तो LCM हो गया 30 गुणे 15, ऐसे लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा डाउट नहीं होगा। 15 गुणे HCF तो 15 और HCF की वैल्यू हमको 30 आ गया। इसका मतलब LCM हमारा आया था 15 इंटू 30 मतलब 450 और HCF हम लोगों का आ गया था 30। अब आपको एक छोटा सा बात पता होगा लसा मसा में कि जो पहली संख्या होती है और गुणे दूसरी संख्या होती है वही बराबर होता है LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ऐसा आप पढ़े होंगे छोटे पे, अब ये काम आएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, हमको पहली संख्या नहीं पता है, लेकिन दूसरी एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या बोल रहा है, तो पहली ही संख्या हम 50 मान लेते हैं, हमको दूसरी फाउंड करना है, दूसरी पता करना है। लौसा गुणे मौसा करना पड़ेगा। तो लौसा हमको पता है कि 15 गुणे 30 आया था और मौसा कितना आया था 30 आया था ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर कटाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे और 5 से इधर कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा। तो सेकंड वाला जो नंबर होगा वो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और एक जीरो आगे लग जाएगा तो 270 होगा। तो जो सेकंड वाला नंबर होगा वो कितना होगा 270। तो हमारा ये आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो 3 नंबर आंसर हो गया है। ये पहली संख्या है गुणे दूसरी संख्या है बराबर लॉसा गुणे मौसा जानते होंगे, और जो बात बोला था हमने उसको सॉल्व कर दिया और आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 नंबर है कि कह रहा 70 लीटर के चीनी और पानी के घोल में 70 लीटर के चीनी और पानी के घोल में मिश्रण में 10% पानी है, और कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए जिससे कि पानी 20% हो जाए। तो आपको बहुत आसान सा तरीका बताते हैं कि देखिए 70 लीटर आपका मिक्सचर है, 70 लीटर मिक्सचर में 10% पानी है, अगर 10% वाटर है तो शुगर कितना होगा, 10% अगर पानी है तो चीनी कितना होगा, 100 टोटल परसेंट होता है हमारा, तो 10 अगर वाटर है तो हमारा 90 क्या होगा, शुगर होगा। हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर, 70 में कितना लीटर और मिला दिया जाए, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। तो हमको नहीं पता है तो हम मिला देते हैं 1 लीटर। जब मिलाएंगे तो जो नया मिक्सचर रेडी होगा वो भी टोटल मिला के 100% होगा, उसमें पानी कितना हो जाए, 20% होता है, उसमें जो वाटर हो वो 20% हो जाए, इसका मतलब 80% क्या हो जाए, शुगर हो जाए। अब ऐसे अब बना लिया करेंगे, फिर ये एक लाइन का सवाल होता है, इसमें कुछ होता नहीं, और ये ना बना के भी डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन उस तरह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा डायरेक्ट से। आपको क्या करना, पहले 70 लीटर में 2 जगह देख लेना, ये पानी है 10, तो पानी 10 तो 100 पूरा मिला के 100 होता है, तो 10 पानी तो 90 शुगर, और ये पूरा मिला के फिर 100 होगा तो 20 पानी तो 80 चीनी। अब ये बताइए कि आप ऐड क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं पानी, इसका मतलब पानी का जो मात्रा है वो चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट इसमें क्या है, चीनी। तो आप क्या करेंगे, जो चेंज होगा उसको आपको कट कर देना है, ये वाला बात कट हो जाएगा, ये वाला बात आपको कट कर देना है, जो बचा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको 70 × 90 कर देना है, ये कांस्टेंट हो गया, और इधर बराबर कर देना है 70 + x और गुणे क्या कर देना है, 80 कर देना है। ठीक है, अब ये 0 से 0 कटा लेना है आपको। अब आप ये देख रहे होंगे 9 7 63 630 हो गया है, और इधर गुणा करेंगे तो 8 7 56 560 + 8x हो जाएगा। इधर इसको भेजेंगे तो 40 30 70, सॉरी ये 8x रहेगा, ये 8x हो जाएगा। इधर भेजेंगे तो ये 40 हो गया, 30 70 हो गया, 70/8 कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ये पॉइंट में आने वाला है, पॉइंट में 2 आंसर है तो लगाना पड़ेगा। 8 2 से कटा दीजिए फिर, तो ये हो जाएगा आपका 35, और ये हो जाएगा आपका 4 4 9 36 4 8 है, 4 8 32, तो 8 हो गया, 3 बचा है तो 0.75, तो ये आंसर हो गया 8.75। ये क्वेश्चन आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए जो चीज़ मिलाया जाएगा या निकाला जाएगा उसकी वैल्यू को आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। जो बचा हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो बचा हुआ कांस्टेंट है, और जो निकाला मिलाया जाएगा वो कट कर देंगे। तो निकालने मिलाने वाला क्या था, पानी था, तो पानी को हमने कट कर दिया, शुगर कांस्टेंट था, दोनों मल्टीप्लाई करके लगा दिया। और भी तरीके से ये लग सकता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, और इसको हम 5 तरीके से ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, वो पांचों मेथड आपको ऑफलाइन क्लासेज में बताते हैं कायदे से, तो लड़के यहीं से डायरेक्ट लगा लेते हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा धीरे धीरे बने रहिए, सेट में बने रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपको ये तरीका भी एक दिन लेके आएंगे, एक वीडियो अलग से, उसमें सारे 5 तरीके आपको बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 3 के बाद 4 नंबर, कर ए अपनी आय का 40% राशन पर तथा शेष का 50% शिक्षा पर तथा शेष का 10% अन्य चीजों पर खर्च करने के पश्चात वो 729 रुपए शेष बचाता है। ए की आमदनी कितनी है, देखिए इसके भी हमने आपको 4 तरीके के सवाल कराए हुए हैं, आय व्यय पे रिलेटेड 4 तरीके का, और एक रेशियो मिक्स करके 5 तरीके का। उसमें से ये दूसरा टाइप है, अगर आप क्लास में लगातार होंगे तो ये दूसरा टाइप है। ए अपनी आय का 40%, तो मान लीजिए कि ए का आय ए ही रुपया था, ए रुपया वो कमाया, उसका 40% तथा शेष 40% तो राशन पे खर्च कर दिया, 40% राशन पे खर्चा कर दिया, तो बताइए 40 जब खर्चा कर देगा तो कितना बचेगा, 60, वहीं तो शेष उसके पास बचेगा, तो यहाँ पे 60 बचा। ठीक है, अब बात को समझिएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। ए अपनी आय का 40% राशन पे, तो 40 जब खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 60 बचा, तथा शेष का, देखिए यही ना शेष बचा, यही शेष 60 बचा, 40 तो खर्चा कर दिया, शेष का 50% शिक्षा पे, तो 50 जब शिक्षा पे कर देगा तो फिर शेष कितना बचेगा, तो 100 में से 50 आपने खर्चा कर दिया, फिर 50 बचा, तो ये फिर से आपका 50 बचा। ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला 50 नहीं है, ये 50 करने के बाद जो 50 बचा है वो है ये। ठीक है, और वहां पे वो 40 जब खर्चा कर दिया तो शेष कितना बचा, 60। फिर से ये क्या कर दिया कि शेष का, यही हमारे पास अब शेष बचा,
शेष का 10% अन्य चीजों पे खर्चा करता है। तो जब 10 खर्चा कर देगा तो कितना बचेगा? 90। तो आपको फिर यहाँ पे कर लेना है 90/100। ये हो गया। अब ये बचा उसके पास फाइनली, और फाइनली इसके पास कितना शेष बचता है? 729। ये एक लाइन का सवाल है, बस आपको थोड़ा सा समझने का बात था। देखिए फिर से हम समझा रहे हैं। ए अपनी आय का 40% राशन पर जब 40% खर्चा कर देगा तो कितना बचेगा? 60। शेष यही बचा, क्योंकि आगे लिखा है शेष का 50%, तो शेष यही बचा। इसका 50% जब खर्चा कर देगा तो 50 बचेगा, तो ये 50 बचा। फिर ये शेष का 10% अन्य चीजों पर खर्चा कर दिया, तो यही ना शेष है हमारा। तो शेष का 10% जब खर्चा कर देगा तो 90 बचेगा, तो ये बचा हुआ बचे हुए के बराबर हो गया। तो ये डायरेक्ट एक लाइन में आ जाता है। ठीक है, आइए अब इनको हम लोग करेंगे। अब यहाँ से आप एक ये जीरो से इस जीरो कटा दीजिए, इस जीरो से इस जीरो कटा दीजिए, यहाँ से आप इस जीरो को कटा दीजिए, यहाँ 100 बचा हुआ है। तो आप ए बराबर आप निकालेंगे तो 729, और यहाँ पे एक 2 जीरो एक 3 जीरो है, और अपान में हमारे पास बचा 6 × 5 × 9। तो हम इस 9 से कटा देंगे, 9 से कटाएंगे तो 9 8 1 आ जाएगा। अब हम इसको फिर से कटा देते हैं, किससे? 3 से। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो ये 27 हो जाएगा ना, 27 3 81, और 2 5 10 से एक जीरो, फिर ये कट जाएगा। तो 27 पर 2 जीरो इसका आंसर हो जाएगा। तो उस आदमी के पास जो थी वो 2700 रुपये थी। जब भी शेष के सवाल आएंगे तो आप उल्टा सोचेंगे। अगर आप 20 खर्चा कर देते तो आपके पास शेष क्या बचता है? 80। 30 खर्चा कर देते तो शेष क्या बचता है? 70। तो इस तरह से ये सवाल लगा हुआ है। थोड़ा बात को फिर से ध्यान से समझिएगा, और फिर से पीछे आप करके रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल है। किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। तो 60% छात्र हिंदी में, 50% अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40% दोनों ही विषय में सफल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो आपको पता है कि ये टोटल जो हम लोग A यूनियन B लगाते हैं, तो ये फार्मूला होता है NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला होता है। इसमें ये 100% को दिखाता है। तो देखिए आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 डाटा चाहिए, जबकि हमको सवाल में दिख रहा है 2 ही डाटा, 60% और 50%। ये परसेंट में नहीं है, नंबर है, तो बाद में काम आएगा। तो जब भी आपको 2% दिखे तो आप तीसरे परसेंट का यूज करेंगे, क्योंकि टोटल 100% स्टूडेंट होते हैं। तो आपने इसको क्या मान लेना है? 100%। उसमें से एक विषय को ये शो करता है, तो हिंदी आपको कितना शो कर रहा है? 60%। और इसमें से वो 50% छात्र क्या कर रहा है? अंग्रेजी शो कर रहा है। माइनस करेंगे NA इंटरसेक्शन भी, ये किसको शो करता है? दोनों को। अब आप क्या करेंगे? 6 5 11, 110 माइनस का हो गया, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 6 5 11 110 हुआ है। 110 को इधर करेंगे तो 100 में से घटेगा, तो माइनस का 10% बराबर -A इंटरसेक्शन B। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका ये मतलब हुआ कि 10% छात्र जो हैं वो दोनों विषय में पास होते हैं। तो दोनों विषय में 10% होते हैं, 10% का मतलब कितना है? 40। तो 1% का मान निकालेंगे तो 4, और 100% का मान निकालेंगे तो 400। ये आपका आंसर है। हम आपको इसको दूसरे तरीके से भी बता देते हैं, लेकिन ये तरीका आप याद रखिएगा, ठीक रहेगा। कभी गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझना थोड़ा सा धीरे धीरे समझ बढ़ता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको 2 डाटा दिया रहे तो तीसरे को 100% मान लेना है। जब तीनों ही दिया रहता है, तीनों पास में होता है, तो ये टोटल पास का निकल जाता है। तीनों फेल में होता है तो ये टोटल फेल का निकल जाता है। अगर आप ऐसे सोचे कि 100 लोग पेपर देने गए थे, 100 लोगों में से 60% छात्र हिंदी में सफल हो गए, तो 100 में से 60 यहाँ सफलता पा लिए थे, तो ना ये 60% सफलता पा लिए थे। तो बचे कितने हमारे पास? 40%। तो 100 में से तो फिर 50 नहीं ना पालेंगे। अब ये 100 में से 85% जाएंगे, तो 50% इधर सफलता पा लिए, तो 50 उधर पा लिए, 60 इधर पा लिए। तो 50 जब पा लिए तो 50 बचे रहे, और जब 60 पा लिए तो 40 बचे रहे। 50 पा लिए तो 50 बचे रहे, और 60 पा लिए तो 40 बचे रहे। इसका मतलब हमारे पास 90% डाटा पास का है। तो कितना फेल हुआ? 10। ये आपको दिक्कत कर सकता है, आप ऐसे मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। जैसे बता रहे हैं ऐसे ही करिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, क्या बता रहे फिर से सुन लीजिए। अगर 60% छात्र बच गए तो 40% नहीं पास हुए थे, ये बचे हुए थे। फिर उसमें से 50 पास हो गए तो 50% नहीं पास हुए थे। टोटल हमारे पास 90% डाटा ऐसा था जो पास होने वालों का था। तो ऐसे ना करके ऐसे ही समझिएगा, ठीक आपको समझ में आएगा बढ़िया फार्मूले से ना। चलिए, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत अंक 25 है, उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 20 है,
और लड़कियों के औसत अंक 30 है। ये औसत अंक 25, 20, 30। आप देख रहे हैं जब भी आपको 3 डाटा मिले और टोटल का मिला के मिले तो एलिगेशन लगाया जाता है। एलिगेशन का एक जबरदस्त वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप 50-60 तरीके के सवालों को एलिगेशन से चुटकियों में उड़ाते हुए आपको दिखाएंगे। हम इसको एलिगेशन से ही लगाएंगे। 24 छात्रों का औसत अंक मतलब टोटल जो लोग हैं 24 लोग हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां कितने लड़के हैं, उन सब का 25 है। तो ओवरऑल जब होता है तो वो बीच में आ जाता है। और इसमें से बॉयज का यहाँ लिख लेते हैं, गर्ल का यहाँ लिख लेते हैं। लड़कों का औसत अंक कितना है हमारे पास 20 है और लड़कियों का औसत अंक कितना है 30 है, जबकि पूरे छात्रों का मिला के कितना था 25 था। तो हमेशा ये औसत डाटा बीच में लिखा जाता है। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 का और यहाँ से निकालेंगे तो 5 का। इसका ये मतलब हुआ था कि उसमें जो लड़कियों का और लड़कों का संख्या वो 1:1 में है। तो 1:1 ही में बनेगा। तो पूछ रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, तो 1:1 में आएगा। इसका मतलब 2 का मान अगर 24 रखेंगे तो 1 का मान 12 होगा, तो फिर इधर भी 12 इधर भी 12 कट के 1:1 हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात ध्यान देना है, जब भी औसत निकलता है तो कैसे निकलता है, सभी अंकों का जोड़ बटा में संख्या, तो वो छात्रों की संख्या होती है, तो ये संख्या को शो करता है। वो एलिगेशन के वीडियो में आपको बताएंगे, जल्द ही वो आएगा। जैसे ही ये 4 तारीख तक कुछ सेट करा ले उसके बाद आपको जबरदस्त टॉपिक कंटेंट बताएंगे। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में 50%। अभी तो ये सवाल हम लोग किए थे, ये 2 बार कॉपी हो गया क्या, ये 2 बार हो गया क्या भाई, हाँ 2 बार हो गया। तो चलिए एक सवाल आप समझिए, ये मिस हो जाएगा। आ जाइए इस पे। एबीसी में के बीच कुछ धनराशि 2:5:7 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अगर ए और सी के बीच 2500 रुपए का अंतर हो तो बी की धनराशि बताइए। देखिए एबीसी में वितरित किया जा रहा है 2:5:7 में। तो बताइए इसको 2 रुपया मिलेगा, इसको 5 रुपया, इसको 7 रुपया मिलेगा। यहाँ बी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है 3 रुपया, यहाँ सी को बी से कितना ज्यादा मिल रहा है 2 रुपया, सी को ए से कितना मिल जा रहा है ज्यादा 5 रुपया। फिर वही सवाल बोल रहा है कर अगर ए को सी के बीच में जो 2500 रुपए का अंतर हो, यहाँ ए और सी के बीच में अंतर देखेंगे तो 7 में से 2 गया 5, तो 5 का अंतर है, 5 बराबर कितना हो गया 2500, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 500। अब सवाल है कि बी की धनराशि बताइए, तो बी की धनराशि कितनी है 5, तो 5 का मान आपको बता लेना है। तो 5 × 500, तो 5×5 = 2500, तो 2500 आपका आंसर हो गया। बात ठीक है। चलिए आ जाइए इधर, चलिए देख लीजिए, फिर इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ये इनका ही रुपया, ये ए को 2 रुपया, बी को 5 रुपया, इसको 7 रुपया, इससे इसको 5 रुपया ज्यादा मिला, लेकिन वो कह रहे कि 2500 ज्यादा मिला। 5 का मान 25, तो 1 का मान 5 से भाग करेंगे। 2500 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, और 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 2500 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर है, 3 बर्तन है बराबर माप के, तीनों में दूध और पानी का अनुपात है 3:5, 3:7 और 5:7 है। तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए तीनों बराबर माप के हैं, इसका मतलब यह है कि अगर इसमें 5 लीटर है तो इसमें भी 5 ही लीटर होगा और इसमें भी 5 ही लीटर होगा, तो धारिता बराबर है। तो ये बहुत आसान हो जाता है मिलाना इसको। तो देखिए पहले आप कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे 3:5 कर लेते हैं, दूसरा वाला हमारा है 3:7 कर लेते हैं, और तीसरा वाला जो हमारा है वो 5:7 कर लेते हैं। यही है। अब हम करते क्या है कि पहले बराबर मात्रा है ना, तो बराबर मात्रा है तो इनको हम जोड़ते हैं, तो 3 और 5 कितना हो जाता है 8, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। अब हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो 120 आ जाएगा ना। 120 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी, 12 से। बताइए 8 से क गुना है, तो कहेंगे कि 15 गुना है। ये 8 से 10 से क गुना है तो 12 गुना है। ये क गुना है 10 गुना है। तो आपको इनमें 15 से गुणा करना रहता है, इसमें 10 से गुणा करना रहता है, और इसमें 12 से गुणा करना रहता है। गुणा करके जोड़ देना रहता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो फिर जल्दी से जोड़ लेंगे, नहीं तो हम अलग से आपको इधर गुणा करके दिखा दे रहे हैं। 15 × 45, 15 × 45, 15 × 5 = 75, ठीक है। 15 10 × 30 और 10 × 7 = 70, फिर यहाँ 12 × 5 = 60 और 12 × 7 = 84। अब इनको आपको जोड़ देना रहता है। जोड़ेंगे यहाँ से तो ये 5 आ गया, और 6 3 9 4 13, तो 135 आ गया है। ठीक है। 15 × 45, 10 × 30, 12 × 5 = 60,
अच्छा इधर जोड़ेंगे तो 5 4 9 आ जाएगा, 7 7 14 70 के 21, ये 219 हो गया। तो फिर कहीं गड़बड़ छपा गया, कहीं हम गड़बड़ नहीं लिख दिए हैं। 3 5, तो 3 5, तो ये 3 5 हो गया, वो 3 7, तो ये 3 7 हो गया, 5 7, तो 5 7, 5 3 8, 7 3 10, 7 5 12। एलसीएम लेंगे तो 15 8 120, 10 12 120, 12 धाम में 120, 15 3 45, 15 5 75, 10। अच्छा यहाँ गलती कर दी ना, सॉरी दोस्तों, ये गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से थोड़ा देख लीजिए, ये गड़बड़ हमने कर दिया। ठीक है, क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे जब गुणा करना था ना वो उल्टा गुणा कर दिया। देखिए बराबर रहेगा, देख लीजिए एक बार और, तो डायरेक्ट कर देंगे। ये 3 5 का रेशियो बना है 3 5, तो ये कितना हुआ था 8 हुआ था, ये गलती लिखा है या मल्टीप्लिकेशन इसका। यहाँ पे 3 7 हुआ था, तो ये कितना हो गया 10। यहाँ पे ये कितना हुआ था 5 7, तो ये कितना हुआ था 12। अब इसको हम क्यों एलसीएम लेते हैं, क्योंकि सवाल में बोला था कि तीनों बर्तन बराबर है, जबकि हम मिला के देख रहे हैं तो इसमें 8 लीटर आ जा रहा है, इसमें 10 लीटर आ जा रहा है, इसमें 12 लीटर आ रहा है। तो हमको तीनों को बराबर करना पड़ेगा ना, तो तीनों को बराबर करने के लिए तीनों का एलसीएम लेना रहता है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आएगा। तो यहाँ 15 से गुणा करना था, और यहाँ 12 से करना था, और यहाँ 10 से, तो हमने यहाँ गलती गुणा कर दिया। यहाँ किससे करना है 15 से, और यहाँ किससे करना है 12 से ना, और यहाँ किससे करना था 10 से, तो हमने ये उल्टा गुणा कर दिया। ये देखने में गड़बड़ हो गया ना, ये 12 से करना पड़ेगा, और ये 10 से करना पड़ेगा, और ये 15 से। अब हम इधर बगल में लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। 15 तियाँ 45, और 15 पचे 75। यहाँ गुणा करेंगे तो 12 तियाँ 36, और 12 सते 84। यहाँ गुणा करेंगे तो 10 पचे 50, 10 पचे 50, और 10 सते 70 हो गया। अब आप इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 5 4 9, 7 7 14 17 के 21, इधर जोड़ेंगे 6 5 11 1, 5 3 8, 8 5 13, 131 रेशियो 200। 5 4 9, 7 7 14 17 के 21 और 1 22, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, 7 7 8 15 7 22, ठीक है भाई। 131 रेशियो 229। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा ये वाले सवाल को, ठीक है। बराबर मात्रा बोलता है तो पहले हम इसको जोड़ के देख लेते हैं, बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, बराबर नहीं होगा तो एलसीएम लेके बराबर करते हैं। और जितना मल्टीपल होता है 15 8 120, 12 10 12 120, 12 दाम में 120, इन्हीं से इधर गुणा करके इसको जोड़ दिया जाता है। थोड़ा सा ये बड़ा होता है, लेकिन एसएससी जीडी पूछ रहा था, एक आध बार उधर भी पूछा है, पीछे वाले शिफ्टों में भी। चलिए 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल ये है कि 25 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, 5 लड़कों के सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 32 वर्ष हो जाती है। नए लड़कों की औसत उम्र क्या है। तो देखिए ये सवाल को आप ट्रिक से भी, मतलब स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, समझ सकते, ट्रिक से नहीं, और चाहे तो डिटेल में भी लगा सकते हैं। तो हम डिटेल इधर लिख दे रहे हैं, स्टार्ट में यहाँ बताएंगे, अब डिटेल कर लीजिएगा। देखिए 25 लड़कों की जो औसत आयु कितना है 30 वर्ष है, तो हमने योग निकाल लिया कितनों का, कितने लड़कों का हमारे पास लड़के थे 25, तो 25 तियाँ ये कितना हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा आपका 750। चलिए इधर ही से निकाल दे रहे हैं, फिर आपको उधर बताएंगे। अब हमारे पास 5 लड़के और सम्मिलित हो जाते हैं, तो 25 और 5 कितने हो गए 30, तो यहाँ 30 हो गए, और एवरेज हमारा कितना हो गया 32 हो गया। तो हम इसको गुणा करेंगे तो 32 तियाँ 96 हो जाएगा 960। इसका मतलब 25 लड़कों की उम्र का जोड़ ये था और 30 लड़कों का ये था, तो इनमें अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब इसमें से ये घटेगा तो 0, 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 7 गया 2। इसमें से इसको घटाए हैं क्योंकि ये 30 लोगों की उम्र का जोड़ है और ये 25 लोगों का, तो 30 में से 25 गया तो 5 लोगों की उम्र का जोड़ा गया, 5 लोगों की उम्र का जोड़ा गया, लेकिन पाँचों का औसत पूछ रहा है। तो औसत अगर आपको 5 का निकालना होगा तो जोड़ बटा में 5, 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, ये 42 वर्ष इसका आंसर रहेगा। तो ये आ गया। अब आप चाहते तो इसको बिना ये सब कैलकुलेशन किए डायरेक्ट आप कर सकते, जैसे आपको क्लास में कंसेप्ट समझाते हैं, और वो कंसेप्ट से आप क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ये बड़ा डाटा हो जाए 125, वो 47 वर्ष हो जाए, और ये डाटा बड़ा हो जाए, जैसे आप बड़े एग्जामों को देंगे। ये तो जीडी का एग्जाम है जो कि काफ़ी छोटा लेवल है, और आप जब हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हल्के में 60 में कैलकुलेशन करना सिखाएंगे जादू की तरह, ठीक है। तो आइए देखिए 25 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है, 5 लड़कों को सम्मिलित किए जाने पर औसत उम्र 32 वर्ष हो जाता है। तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 25 लड़कों का औसत आयु कितना है 30 वर्ष, तो यहाँ पे 25 थे, 25 का 30 30 30 था, लेकिन औसत 2 बढ़ गया ना उनके आने की वजह से। इसका मतलब
2-2 साल इनके में बढ़ गया, 2500 पे 2-2 साल बढ़ गया तो कौ साल बढ़ गया, 50 साल बढ़ गया। उन 2500 पे 2-2 साल बढ़ गया तो 50 साल बढ़ गया। जो नए आए थे उनका 32 हो गया था। इसका मतलब नए वाले 25 लड़कों की औसत आयु 30 बरस था, तो 2500 पे 2-2 बढ़ा तो 50 साल बढ़ा। नए वाले आए थे तो सबका 32-32 हो गया था। ये कितने थे, 5 थे, तो 32×5 160। ये सीधा आपका 210 कैलकुलेशन हो गया ये वाला। ये अब आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा समझने में, तो एवरेज भी आपको कंसेप्चुअल समझाएंगे। और ये क्लास वाले लड़के हमारे ऐसे ही लगाते होंगे तुरंत, ये इतना तमाशा नहीं करना रहता है। अब आपको 210 है, ये योग कितने लोगों का आया था, 5 का, तो आपको औसत निकालना होगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट, ठीक है, और ये होता है बेसिक तरीका, ठीक। तो चलिए आप अभी इसी से सीखिए, ये आपको समझ में आएगा बाद में क्या बताते हैं, एवरेज कभी पढ़ाएंगे आपको तो समझिएगा। देखिए 11 नंबर कह रहा है, एक आदमी ने 2 गायों को 4200 रुपए में खरीदा है। उसने एक गाय को 10% के 15% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 10% की हानि पर बेच दिया। इस व्यवसाय में उसे न लाभ होता है और न ही हानि होती है। पहली गाय का क्रय मूल्य बताइए। ये कई बार रिपीट होता है और पुलिस वाले पेपर में भी आपको देखे थे कि ये मिला था, तो आप गए होंगे लगा के। देखिए ये भी ओवरऑल बात कर रहा है, एक गाय को 15% लाभ पर बेचा, दूसरे को 10% हानि पर बेचा, लेकिन ओवरऑल सौदा जब देखा तो कुछ नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब ले दे के 0 हो गया। तो ये 3 डाटा आपको फिर मिल गया। तो लाभ पे बेची जाने वाली जो गाय थी वो 15% के लाभ पर बेची गई थी, और हानि पर जो बेचे वाली गाय थी वो कितने परसेंट हानि पर बेची गई थी, 10% हानि पर। ले दे के ओवरऑल हमको कुछ नहीं मिला तो 0 हो गया। अब हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो ये 15 का आ जाएगा, ये डिफरेंस निकालेंगे तो 10 का आ जाएगा। इसको कटाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 15। इसका मतलब जो लाभ पे बेची गई थी गाय वो 2 रुपए की थी, और जो हानि पर बेची गई थी वो 3 रुपए की थी। लेकिन हमको कुल देखा जाए तो हमको 5 रुपए में ये गाय मिली है दोनों। तब 5 रुपए में अगर दोनों मिली है तो 5 का वैल्यू हमको, दोनों गाय का वैल्यू दिया हुआ है कौ रुपया है, 4200 रुपया। तो दोनों 5 का वैल्यू 4200 रुपया है, तो एक का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 5 का वैल्यू 4200 रुपया, तो एक का वैल्यू तो 5 8 40, 2 5 चौक 20, 840 रुपया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए पहली गाय का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली का तो 2 है, तो 2 का मान बता देना है। पहली वाले का 2 है, तो 840 गुणे 2 करेंगे तो 1680 रुपया आ जाएगा। आसान सा सवाल था, 1680 रुपया। ये कई बार पूछा जाता है और कई बार रिपीट होता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे 2000 रुपए की राशि का पहले 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 4 वर्षों में 7% की दर से, तथा अंतिम 6 वर्षों में 8% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, कितने रुपए का, 2000। अब आपको ध्यान से समझना है, जब आपको साधारण ब्याज पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है एसआई होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ऐसा ही होता है। तो आप जान ही रहे हैं कि एसआई को आप ऐसे भी लिख सकते थे, पी इंटू आरटी परसेंट लिख सकते थे कि नहीं। इसका मतलब पैसे का जब आरटी परसेंट निकाला जाता है, पैसे का जब आरटी परसेंट निकाला जाता है तो वहीं क्या होता है, ब्याज होता है। तो हम खाली आरटी परसेंट पे फोकस करेंगे और वहीं ब्याज हो जाएगा। तो देखिए पहले 3 वर्षों के लिए जो हमारा रेट है वो कितना परसेंट है, 4%। तो यहाँ हमको 12% देना पड़ेगा। आगे के 4 वर्षों के लिए 7% है, तो हमको 28% देना पड़ेगा। इसके बाद के 6 वर्षों के लिए 8% है, तो हमको 48% देना पड़ेगा। तो टोटल अगर परसेंटेज देखा जाए तो हम ब्याज कितना दे रहे हैं, मतलब आरटी परसेंट कितना दे रहा है। तो 4 तियां 12% प्लस 7 चौके 28% अब प्लस 8 छके 48%। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 28 2 30 10 40, 40 40 80, 88% आपको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। तो किस पैसे का, 2000 का। तो 2000 का बस आप 88% निकाल दीजिए, तो ये 60 तरीका हो जाएगा ब्याज के रूप में आपको 48 88%। ऐसे आप निकालने लगेंगे कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, फिर मूलधन दर, तो देर लगेगा थोड़ा। ऐसे डायरेक्ट 60 में हो जाएगा, दोनों के दोनों कटा देंगे, 0 आ गया, 2 8 16 का 6, 2 8 16 1 17, 1760 रुपये आपको देना पड़ेगा ब्याज के रूप में, ठीक है। तो आपको क्लास में कई बार बताते हैं कि जो आरटी परसेंट होता है वो ब्याज होता है, और जो 100 प्लस आरटी परसेंट होता है वो मिश्रधन होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, और बाकी लोग जो ऑनलाइन क्लासेज देख रहे हैं वो भी ध्यान रखिए कि आरटी परसेंट ही ब्याज होता है। तो हम सारे ब्याज का परसेंटेज एक जगह कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद डायरेक्ट पैसे पे निकाल दिए, ठीक है। चलिए
13 नंबर देखिए, कह रहा है पी किसी काम को 5 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 10 दिन में करता है और आर उसी काम को करता है 20 दिन में। तो आर उसी काम को 20 दिन में करता है, तीनों मिलके उस काम को शुरू करते हैं, तो बढ़िया बात है, अब इनसे करवा लिया जाए। पी काम करता है क दिन में, 5 दिन में, क्यू करता है क दिन में, 10 दिन में, और आर करता है क दिन में, 20 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तब 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 20 एकम में 20। कह रहे तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस काम पर उन्हें मिलता है 1400 रुपये। अब आपको बताए होंगे क्लास में, अगर तीनों लोग 7 शुरू करें 7 खत्म करें तो जो क्षमता का जो रेशियो होता है इसी हिसाब से पैसा बढ़ता है। इसका मतलब पी को 4 रुपया मिलेगा और क्यू को क रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा, और आर को कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। मतलब कुल पैसा अगर बटेगा 7 रुपया रहेगा तो उसमें से इसको 4 रुपया, इसको 2 रुपया, इसको 1 रुपया, लेकिन कुल 7 रुपया नहीं है, कुल कितना रुपया, 1400 रुपया। तो 7 का मान 1400, तो 1 का मान 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 200। तो 1 यूनिट का मान 200, किसका हिस्सा बताना, पी का, तो 4 का बताना है। तो 4 इंटू 200, तो 4 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 800। तो ये 800 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 800 आपका आंसर होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर, जिस रेशियो में इनका क्षमता होता है उसी रेशियो में पैसा बांटा जाता है। मतलब 7 रुपया अगर बांटना होगा तो इसको 4 रुपया, इसको 2 रुपया, इसको 1 रुपया। इस शर्त यह है कि काम साथ में शुरू हो और साथ में खत्म हो, तो साथ ही में शुरू हो रहा है, साथ में खत्म हो रहा है। 14 नंबर सवाल पे आ जाइए। शशि ने 16,000 रुपये 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे दे दिया। शशि ने 16,000 रुपये 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। उसकी परिपक्वता मतलब उसके कंप्लीट हो जाने पे उसे 17,640 रुपये मिले। ब्याज की दर बताइए क्या होगा। तो देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा किया है, तो आप अगर इसको लगाना चाहें तो ये 60 में लग जाएगा। आप ऐसे समझिए कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष के लिए 1600 जमा किया तो इतना बना है, मतलब 17,640 रुपया हमको ब्याज के रूप में मिला है। और 16,000 जो है ये हमारा अमाउंट था। तो ये हमारा 2 साल के परिपक्वता पे मिला है। तो हम पहले इसको कटा लेंगे। देखिए जब भी ये 2 साल रहे, एक और बात सुन लीजिए, जब भी 2 साल रहे ना तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल दिया करेंगे। जब 3 साल पे हो रहेगा तो क्यूब रूट निकाल दिया करेंगे। जब 1 साल पे रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर नीचे लिख देंगे ऐसे ही। तो 1 साल का तो है नहीं, 2 साल का है, तो आपको स्क्वायर रूट इसका निकाल देना है ऐसे करके। तो स्क्वायर रूट तो 0 से 0 कटा देना है। और जो अंदर कटाने के बाद एक और देख लीजिए, 4 चौके 16 और 1 गया, 4 चौके 16, 1 आ गया, बटा में 4 से कटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब आपको वर्गमूल निकालना था तो बताइए 421 का 21 का 441 होता है, अब 20 का कितना हो, 400। तब बताइए कितना ब्याज मिला, 1 मिला। किस पे मिला, 20 पे, इंटू कितना, 100। तो आर का मान आपका आ गया क परसेंट, 5%। तो ये आसानी से आप ऐसे लगा सकते हैं, 5% इस सवाल का आंसर है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं ऐसे तो एक और तरीका बता देते हैं, उससे भी लगाइएगा, लेकिन इसी से लगाएंगे तो जल्दी लगेगा। क्या बता रहे, फिर से सुनिए। पैसे को आप जो ज़्यादा पैसा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो मूल पैसा है वो नीचे रहेगा। चाहे जहाँ से पैसा बढ़ के जा रहा है तो बढ़ा हुआ आगे और जो मूल वाला है वो पीछे, तो ऊपर नीचे लिखा जाएगा। जब बरस में 2 बरस का गैप होगा तो स्क्वायर रूट निकालना है, बरस में 3 बरस का गैप होगा तो क्यूब रूट निकालना है। और निकालने के बाद देख लेना है कि 20 से 21 हो रहा है तो 1 रुपया बढ़ा, 20 से रेट आ जाएगा। अगर आपको बेसिक तरीके से लगाना है तो ऐसे समझिए। अब आप एपी का फार्मूला भी जानते होंगे, ये 16,000 रुपया हो गया। ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n होता है, n होता है। अब ये अमाउंट 16,000 कितना हो गया, 17,640 रुपया हो गया। तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r की पावर n, जिसमें से 2 बरस पे ये हुआ है। तो n बराबर कितना रखना है आपको, 2 रखना है यहाँ पे ना, 2 रख देना। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, भाग दीजिएगा, फिर वही बात आएगा, इसको भाग देंगे नीचे आएगा, फिर ये स्क्वायर रूट निकलेगा, फिर 1 को भेजेंगे, तमाशा करेंगे तो बहुत देर लगेगा। और तमाशा करने वाले लोग पास नहीं होते हैं, ये सबको पता है। कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा और तेज सवालों को लगाना पड़ेगा, और वो हम आपको दे रहे हैं बराबर लगातार। और हम जल्दी ही आपको शार्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें शार्ट में आपको 10-10 सेकंड में सवालों को लगाना सिखाएंगे। बस आप साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को शेयर करते रहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि आपके लिए लगातार काम हो सके और काम करके आपको जल्दी से रिजल्ट दिया जा सके। चलिए 15 नंबर पे जी। कर एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लाट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 25 तथा 9 मीटर है के बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लाट लेना चाहता है। एक आदमी था, उसका एक आयताकार प्लाट था
और उसका आयताकार प्लाट कुछ इस प्रकार का था, ऐसे खेत था, उसका आयताकार प्लाट था, वो 25 का इधर था और 9 का इधर था, ऐसा था। अब इसको ये चेंज करके चाहता है कि हम एक वर्गाकार ले लें, लेकिन शर्त एक रख रहा है कि उसका क्षेत्रफल बदले में समान क्षेत्रफल वाला हो, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या हो, बराबर हो, समान क्षेत्रफल वाला चाहिए उसको। तो कह रहे उस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप बताइए, तो उसका पेरीमीटर बता देंगे ये वाला जोड़ के। अब मान लीजिए कि इसका साइड आपको पता नहीं, इसका साइड पता नहीं, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया आपको पता है कि ए स्क्वायर होगा, तो फिर इस प्लाट का एरिया क्या होगा, इस प्लाट का एरिया होगा 25 × 9। तो आप जब ए निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा कितना, 25 × 9, तो 25 तो 5, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और इसका 9 का वर्गमूल 3 आएगा, मतलब उस प्लाट की जो साइड होगी वो 15 मीटर की हो जाएगी। और हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है, मतलब परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप होता है 4 × भुजा, तो 4 × भुजा मतलब 4 तो 4 15 चौके 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, क्लियर होगा आपको। बात ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से करना है, क्योंकि हम लोगों को अभी एनटीपीसी का भी सेट करना है, रेलवे का भी सेट करना है, और 60 में सवालों को लगाना है ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। धीरे धीरे लगा के सवाल, कोई आज तक पास नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन में हमेशा जरूरत किस चीज़ का रहता है, टाइम का खेल है। अभी आपको बताया कि जीडी के ही पेपर में 80 क्वेश्चन और 60 मिनट दिया गया। इसका क्या मतलब है कि जो धीरे लगाएगा वो पास होगा, वो कभी नहीं पास होगा। आता उसको रहेगा, लेकिन वो लॉन्ग मेथड से पास नहीं हो सकता। आपको 60 मेथड और समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब पास होंगे, और वो लगातार हम अब देते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए। अपनी सामान्य चाल का 6/7 से व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है, 12 मिनट देर से पहुंच जा रहा है। आपको बात समझाए थे कि देखिए, आदमी अपने कहीं से चला, अपने वो जगह पे जा रहा है, आदमी फिर अपने जगह से जा रहा है, वहीं पे जा रहा है, इसका मतलब दूरी कांस्टेंट हो गया। और आपको पता है कि ये छोटा सा बात है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जब चाल बराबर दूरी से बटा समय, दूरी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अपने गंतव्य स्थान पे जा रहा है वहीं पे बार बार, तो जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो होगा, क्योंकि समय नीचे है, चाल ऊपर है, तो रेशियो उल्टा होगा। तो चलिए, अपनी सामान्य चाल का 6/7 से चल रहा है, तो सामान्य चाल आप क्या लेंगे, जो नीचे हर में दिखता है, तो पहले उसका S1, पहले का स्पीड उसका नीचे का 7 होगा, तो पहले का स्पीड इसका 7 होगा। ध्यान से समझिएगा, ये सामान्य चाल के 6/7 से, तो सामान्य चाल हम मान लेते हैं 7 है, 7 का 6/7 से, तो 7 से 7 कट गया 6 से, तो सामान्य चाल के 6/7 से, तो पहले उसका चाल 7 था, बाद में जो सेकेंड टाइम उसका चाल हुआ वो चेंज होके कितना हो गया, पहले उसका चाल 7 था, बाद में उसका चाल सामान्य चाल का 6/7 हो गया, मतलब 7 से 7 कट गया 6 हो गया। तो पहले उसका चाल 7, बाद में उसका चाल 6, तो जो चाल का अनुपात आया वो ये आया। तो चाल के अनुपात का उल्टा, अभी आपको समझा रहे थे कि चाल के अनुपात का उल्टा, चाल के अनुपात का उल्टा, उल्टा है ना, किसका अनुपात होगा, 7 समय का, तो ऊपर चला जाएगा 6, नीचे चला जाएगा 7। इसका ये मतलब होता है कि पहले वो 7 के स्पीड से जाता था तो 6 मिनट लेता था, दूसरे बार में वो 6 से गया तो 7 लिया, तो टाइम का डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 1 का, मतलब 1 मिनट का देरी हो रहा है। पहले वो 6 से जाता था, अब 7, पहले 6 मिनट में जाता था, अब 7 मिनट में, तो 1 मिनट देरी हो रहा है। तो जब 1 मिनट देरी हो रहा है और सवाल में कितना देर हो रहा है, 12 मिनट देर हो रहा है, तो 1 का मान कितना दिया हुआ है, 12। इसका मतलब वो सामान्य समय से जाता है तो 12 छक्के 72 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जा रहा है तो 12 सत्ते 84 मिनट में जा रहा है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है वो देखना पड़ेगा। कह रहा उस दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है, मतलब सामान्य समय, तो सामान्य चाल से चलना है, तो सामान्य समय कितना हो जाएगा, 72 मिनट। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 72 मिनट। क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर होगा तो अगले सवाल पे चला जाए। ध्यान से अब बात को सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, 17 नंबर कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास के 4 वृत्त एक दूसरे से सटाकर रखे हैं, तो वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, ध्यान से समझिए तो समझाते हैं आपको। देखिए, थोड़ा शेप निकाल लें यहाँ से। देखिए, 4 सर्किल है, ये एक सर्किल है, फिर एक दूसरा सर्किल यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर एक तीसरा सर्किल यहाँ पे आएगा, फिर एक चौथा सर्किल यहाँ पे आएगा। इन चारों सर्किल को सटा के रखा गया, तो थोड़ा अब हम इनको सटा दें, ठीक है, इनको सटा देते हैं, तो ये इससे सट गया, ठीक है,
अब इसको थोड़ा सटा देते हैं, तो ये इससे सट गया, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको सटा देते हैं, चलो जी तुमको नहीं सटाना है, इसको सटाना है, तो ये इससे सट गया, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा इधर, हाँ चारों सट गए ना। तो पूछ रहा है ना कि ये जब चारों सट जाएंगे तो उनसे ये घिरा हुआ भाग है, उनसे जो ये घिरा हुआ भाग है इसका एरिया बताइए। ये जो घिरा हुआ भाग आपको दिख रहा है इसका एरिया बताना है। तो बहुत आसान सा सवाल होता है, ध्यान से समझिए। ये सर्किल का एक सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर। ध्यान से बात ये समझना है कि जितना दूर यहाँ से ये है उतना ही दूर यहाँ से ये है, जितना दूर यहाँ से ये है उतना दूर यहाँ से ये, जितना दूर यहाँ से ये, इतना दूर यहाँ से ये, इतना दूर यहाँ से ये। अब हमको एक बात पता चला कि ये तो एक वर्ग बन गया ना, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया ये वाला। तो अगर ये स्क्वायर बन गया तो इसका 28 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास माने डायमीटर, डायमीटर 28 है, तो जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा 14। इसका भी रेडियस कितना आएगा 14। इसका मतलब इस वर्ग का जो साइड आएगा वो 28 आ जाएगा ना। तो अगर हम चाहें तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, तो हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 28 का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 27 का 729 होता है, तो 28 का जो हो जाएगा वो 708 76 हो जाएगा, 8 64 784 हो जाएगा ना, 784। तो 28 का स्क्वायर 784 हो गया। तो हमने इस पूरे का एरिया निकाल लिया ना, ये पूरा निकल गया। लेकिन हमसे तो ये नीले वाले का पूछ रहा है, इस पूरे का तो पूछ नहीं रहा है। इसका मतलब कि हमको इसमें से ये वाला पार्ट, बोले तो सर्किल वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, ये वाला ना। अब ध्यान से एक और बात समझेंगे, तो ये जो सर्किल वाला पार्ट है अगर इसका एरिया निकाला जाए मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हो गया, आर अभी आपने देखा तो 14 था, तो 14 गुणे 14 हो गया, ठीक है। अच्छा हम पाई आर स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, ये तो टुक्की है मतलब इसका चौथा पार्ट है, तो ये टुक्की और ये टुक्की और ये टुक्की और ये टुक्की, टुक्की बोले तो चौथा पार्ट, चारों पार्ट को मिला के एक कंप्लीट सर्किल बन जा रहा है। तो अगर हम इनका एरिया हटा दें, इस पूरे वर्ग में से इन चारों का एरिया हटा दें तो ये वाला मिल जाएगा। तो देखिए अब निकालेंगे तो 7 दूनी 14, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणे 14 करेंगे तो 14 चौके 56 का 6, फिर लगा 5, 14 चौके 56 और 5 कितना होता है 61, तो 616 आ गया। हम अब क्या करेंगे, ये वर्ग का जो एरिया निकाले थे कितना निकाले थे 784, इसमें से ये घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 784 माइनस 616। तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और ये बचा 7 में से 1 गया 6, 168। तो 168 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए आप 18 नंबर पे। 18 नंबर सवाल, इसको आप जानते होंगे, ये उल्टा सॉल्व करना पड़ता है नीचे से, और आपको बताते हैं ये आसान तरीका सॉल्व करने का। इस पूरे को आप एक स्टेप माना करिए, पहला स्टेप, ये दूसरा और ये तीसरा। कैसे करते हैं देखिए, पहला स्टेप पे हम मान लेते हैं 1 + 1/5, दूसरा स्टेप पे मान लेते हैं ये 1, ठीक है, दूसरा स्टेप पे मानते हैं 1+, और तीसरे स्टेप पे फिर मान लेते हैं 1+, ठीक है। अब देखिएगा कैसे हम करते हैं। करने के लिए तो इसको हम यहीं से डायरेक्ट उलट के कर दें, लेकिन ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हम पूरे नीचे वाले, इस बटा के नीचे वाले को क्या माना करेंगे 1, ये 1 हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कौन हुआ करेगा ये वाला, तीसरा स्टेप ये वाला। अब इसको सीधा करिए, 5 एकम में 5 और 1 6, 6/5, 5 एकम में 5 और 1 6, 6/5। तो ऊपर जाएंगे तो पलट दिया करेंगे। फिर सुनिए, 5 एकम में 5 और 1 6, 6/5 है, ऊपर जाएंगे तो क्या लिखेंगे 5/6 लिखेंगे, इसको पलट दिया करेंगे। 5 एकम में 5 1 6/5 था, 6/5 तो पलट के 5/6, फिर इसको सीधा करेंगे। 6 एकम में 6 5 11, 11/6 है, तो पलट देंगे तो कितना आएगा 6/11। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 11 एकम में 11 और 11 6 17, 17 बटा क्या आ गया 11, तो ये आपका आंसर हो गया 17/11, पहला ही आंसर है, ठीक है। ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, नीचे से एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, जब ये आ जाए सीधा तो इसको पलट के ऊपर, फिर ये जब आ जाए तो इसको पलट के ऊपर और लगा दिया जाता है। ऐसा सवाल भी आपको कराएंगे, ठीक है। 19 नंबर देखिए,
19 नंबर सवाल है, जब किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेष 14 बचता है। यदि उसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बनेगा। बहुत आसान सा बात है। जब 15 से आप उस संख्या को भाग कर रहे हैं तो 14 बच रहा है, तो कह रहे हैं कि उस संख्या को 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा। तो 6 से भाग करेंगे तो इसी को डायरेक्ट इससे भाग कर देते हैं, 6 दूनी 12, तो आंसर कितना हो जाता है 2। जो ये 15 से भाग देते हैं, 14 शेष बचा है, इसी को 6 से भाग करेंगे तो वो बच जाता है, जो शेष है इसी को इससे भाग दे दिया जाता है, तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक नाविक की चाल अनुप्रवाह, अनुप्रवाह जानते हैं, जो धारा की दिशा में चलता है उसको अनुप्रवाह बोलते हैं, और जो धारा के विपरीत चलता है उसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। आप जानते होंगे कि धारा की दिशा में चाल को डी कहते हैं और उल्टे वाले को यू कहते हैं। धारा की दिशा को डी बोलते हैं, उल्टे वाले को यू बोलते हैं। धारा की दिशा को डी बोलते हैं, उल्टे वाले को यू बोलते हैं। कभी शांत जल में नाव की चाल पूछे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है, और कभी धारा की चाल पूछे तो वाई इन दोनों को घटा के भाग किया जाता है। ये किसको दिखाता है, ये शांत जल में नाव की चाल। ये किसको दिखाता है, धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए ये होता है, और शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में जब नाव की चाल पूछेगा तो ये x बराबर डी प्लस यू बटा दो, और धारा का पूछा तो डी माइनस यू बटा दो। तो आपसे बोला जा रहा है कि एक नाविक चाल अनुप्रवाह में 20 है, तो अनुप्रवाह में डायरेक्शन में जो है डाउन स्ट्रीम में वो 20 है, और अप स्ट्रीम में कितना है, उल्टा देखा जाए तो वो 8 है। हो गया। हमसे पूछा जा रहा है धारा की चाल बताइए, तो ये फार्मूला होता है। अब ये कैसे आता है ये सब आपको पता होगा जब आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं। तो y का मान होगा 20 माइनस 8 बटा में 2। तो 20 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 12। 12 को 2 से भाग करेंगे 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन हमारा पहला हो गया। ठीक है, आप इस सेशन को पूरा देखिए, जहाँ पे दिक्कत हो वो दिक्कत बताइए, एक्सप्लेन करना हो एक्सप्लेन करना बताइए। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे वो कमेंट करके बताइए, जिस चीज़ पे प्रैक्टिस चाहिए वो करके बताइए। जो भी चीज़ आपको करना हो कमेंट करिए, चीज़ों को शेयर करिए। शेयर करेंगे ज़्यादा लोग जोड़ेंगे, रोज़ मोटिवेशन बढ़ेगा, आप रोज़ क्लास लेंगे आपका। ठीक है, आइए चलिए अब इतना रहने दिया जाए।